आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तर सीरीज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में दूसरा जो सीरीज है, जो क्वेश्चन आपको और पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। इसके बाद से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेनिस कोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, टेनिस कोर्ट की सभा क्या थी, या टेनिस कोर्ट की सभा से आप क्या समझते हैं। फ्रांस में जो हमने कहा कि राजा ने तीनों वर्गों के सदनों, तीन वर्ग जो था उसमें हमने कहा कुलीन वर्ग है, फिर आपकी पादरी वर्ग है और जनसाधारण वर्ग है। तीनों वर्गों की सभा को आहूत किया जिससे कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति विचार किया जा सके, यानी फ्रांस में करारोपण करने के लिए व्यवस्था की जा सके कि संविधान का नया संविधान की रचना की जा सके। उसमें राजा जो था कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के प्रभाव में आकर क्या किया कि जो तीसरा वर्ग का सदन था, जनसाधारण वर्ग के सदन के जो उसके जो कह सकते हैं मुख्यालय कह सकते हैं भवन को बंद करा दिया। उसके बाद से तीसरे सदन के लोग, यानी तीसरे सदन का मतलब जनसाधारण वर्ग के जो नेता थे या वहाँ के लोग थे, उन्होंने वही निकट के कह सकते हैं कि एक टेनिस कोर्ट का मैदान था, टेनिस कोर्ट के इंडोर स्टेडियम में, टेनिस कोर्ट के कह सकते हैं कि इंडोर स्टेडियम में इन्होंने अपनी सभा बुलाई। और इसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, कह सकते नेतृत्व करता जो था, वह उसका नाम था मिराबो। बच्चों इसका नाम याद कर लीजिए। टेनिस कोर्ट की सभा का जो नेतृत्व करने वाला था, जो अध्यक्षता करने वाला था, उसका नाम था मिराबो। इसके साथ एबीसीए भी थे, उनका कि उनकी पंपलेट छपी, व्हाट इज थर्ड स्टेट, एक पंपलेट भी छपी थी। बेली भी इसके साथ था। इन्होंने यह प्रतिज्ञा ली उस सभा में, टेनिस कोर्ट की सभा में, यानी जो इंडोर स्टेडियम में सभा ली कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे या तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते हैं। लोगों के भाग्य निर्णय नया संविधान नहीं बनाया जा सकता है, बना लेते हैं, भले ही हमारे साथ संगीनों के साथ क्यों न व्यवहार किया जाए। और उन्होंने इस शपथ पत्र के साथ अपनी बात को रखी और राजा को उस बात को स्वीकार करना पड़ा और 1791 में संविधान का एक अलग निर्माण किया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की सभा का विशेष महत्व है। तीसरे वर्ग के लोग या कह सकते जनसाधारण वर्ग के लोगों द्वारा यह किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो प्रश्नोत्तरी में जो आपके किताब में दिया गया है वह कि तीनों स्टेट में से कौन से स्टेट को करों से छूट प्राप्त थी। तीन स्टेट जो थे, हमने कहा तीन वर्ग फ्रांस में थे, पहला कुलीन वर्ग, पहला आपका पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण के वर्ग को। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से स्टेट को करों से छूट प्राप्त थी। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को पूरे टैक्सेशन, टैक्स से फ्री किया गया था। केवल टैक्स देने का काम जो है जनसाधारण वर्ग के लोग करते थे। वह दो प्रकार के टैक्स देते थे, एक सरकार को प्रत्यक्ष टैक्स भी कर देते थे और दूसरा एक पादरी वर्ग द्वारा जो अध्यारोपित टैक्स था वो टाइथ भी देते थे। उसके साथ साथ कुली वर्ग को सामंतीय कर भी देते थे। स्थिति क्या हुई कि लोगों की स्थिति काफी, आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई, वो कमजोर हो गए, वह अपने दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद से जो दिया गया है कि 1715 से लेकर 1789 ईस्वी के बीच फ्रांस में अनाज के दामों वृद्धि के क्या कारण थे। तो बच्चों 1715 ईस्वी में फ्रांस की जो जनसंख्या थी, इसका मतलब फ्रांस की जो पॉपुलेशन था, जो जनसंख्या था,
वह जो 23 मिलियन था, 23 मिलियन यानी कह सकते हैं कि 2 करोड़ 30 लाख था। लेकिन उसके बाद से फ्रांस की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जिस वृद्धि के साथ वहाँ के वहाँ अनाज उत्पादन कर सकते हैं या अनाजों खाद्यान्न उत्पादन उतना तेजी से बढ़ा नहीं, सरकार का उधर ध्यान गया नहीं। इसके साथ साथ वहाँ ओला और सूखे की स्थिति ने लोगों की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। तो जिस अनुपात में अनाज बढ़ना चाहिए उस अनुपात में बढ़ा नहीं। जो भी कामगार लोग थे, जो फैक्ट्रियों में कारखानों में काम करने वाले लोग थे, वह उस स्थिति जो मजदूरी नियत की गई थी उस मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की गई और नियत मजदूरी भी इसको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वहाँ की आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हुई, बेरोजगारी फैली, लोगों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। कह रहा है कि स्टेट जनरल के मत से तीसरे स्टेट के प्रति निराश क्यों थे? स्टेट जनरल के मत से तीसरे स्टेट के प्रति निराश क्यों थे? स्टेट जनरल वहाँ फ्रांस की कह सकते हैं कि वहाँ एक तरह से व्यवस्था विकासी जिसे हम कह सकते हैं कि एता जेनरा के नाम से जाना जाता, उसके प्रति निराश इसलिए थी। जो बैठक हुई थी उसमें इसकी पहले चर्चा की जा चुकी थी कि जो कुलीन वर्ग था उसके 300 मेंबर थे, पादरी वर्ग के 300 मेंबर थे, 600 मेंबर जो तीसरे स्टेट के थे या कह सकते जनसाधारण वर्ग 600 मेंबर थे। लेकिन विडंबना उसमें यह थी कि हर वर्ग को एक ही मत देना पड़ता था, एक वर्ग से एक मत देना पड़ता था। स्थिति क्या हो जाती थी कि कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग एक हो जाते थे, यानी 2 मत उनका हो गया और 600 मेंबर रखते हुए भी केवल इनको एक मत ही देने, वर्ग से एक ही मत देना था तो दूरसंबंध एक अनुपात हो गया। हर स्थिति में वो उनकी विजय हो जाती, बहुमत हो जाता था। लेकिन मांग तीसरे स्टेट लोगों ने मांग यह रखा कि अगर यह स्थिति रहेगी तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वर्ग वोट नहीं देना चाहिए बल्कि हर मेंबर को, हर सदस्य को एक एक वोट देना चाहिए, जिससे इनकी स्थिति मजबूत होती। यानी तीसरे सदन के लोग जो थे, तीसरे वर्ग के लोग थे, जनसाधारण वर्ग के लोग थे, तीसरे स्टेट लोगों की स्थिति मजबूत होती। लेकिन उसे राजा ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दे। इसके कारण ये लोग कह सकते हैं कि तीसरे सदन के लोग, तीसरे वर्ग लोग उन चीज़ों से सहमत नहीं थे या निराश थे। इसके बाद से दिया है कि फ्रांसीसी दार्शनिकों का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी दार्शनिकों हमने 3 नाम लिया है, पहले ही बता दिया आपको कि फ्रांसीसी जो दार्शनिक थे इसमें जो दार्शनिकों में कह सकते हैं कि 3 लोगों का नाम आता है। पहला रूसो का आता है, दूसरा कह सकते हैं कि वाल्टियर के आता है और तीसरा आपकी जो है जिसने स्पिरिट ऑफ लॉस किताब लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉस किताब लिखी थी, उसका नाम आता है वाल्टेयर। लेटर्स ऑन द इंग्लिश किताब लिखी थी, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यह तीनों किताब आपकी जो है, ये 3 ऐसे दार्शनिक है। उसके बाद क्वेश्चन भी लेखक आते हैं, क्वेश्चन है। इन दार्शनिकों का विशेष प्रभाव पा। इन्होंने क्या किया कि अपनी किताब के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किया था। धन्यवाद।